वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिग स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स रिटर्न के ड्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इनकम टैक्स रिटर्न का कंप्लीट ड्राफ्ट एक्सेल के ऊपर बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें ताकि आपको इस वीडियो की अच्छी तरह समझ आए। तो आज हम देखेंगे कि एक्सेल का जो हमने इनकम टैक्स रिटर्न का ड्राफ्ट बनाया था उसके ऊपर हम जब क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो एक्सेल के ऊपर हम किस तरह इंसर्ट करेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पे इंसर्ट करेंगे और उसके बाद एक्सेल पे हम अपनी टैक्स रिटर्न को किस तरह रिकंसाइल करेंगे। उसके बाद हम देखें हम वो जो इन्फॉर्मेशन हमने एक्सेल के ऊपर लिखी होगी उसको हम इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपर उसकी बनाएंगे और उसको आईआरएस का जो पोर्टल है, एफपीआर का पोर्टल है, उसके ऊपर हम जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में रिटर्न करते हैं वैसे रिटर्न करना सीखेंगे और सबमिट करना सीखेंगे कि हम किसी भी क्लाइंट की रिटर्न को प्रोफेशनली कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल के अपने फॉर्मेट पे चलते हैं। ये एक्सेल का फॉर्मेट हमने रेडी किया था लास्ट वीडियो में। आप सबसे पहले लास्ट वीडियो को देख लें ताकि आपको इस फॉर्मेट की सारी समझ आ जाए, ये हमने कैसे रेडी किया था और कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से पिक की थी। तो अभी हम कंसीडर कर रहे हैं टैक्स ईयर 2023 की हम रिटर्न कर रहे हैं। इधर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप के पास अगर कोई क्लाइंट आता है, अगर उसकी रिटर्न आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मतलब कि पहले उसकी कोई रिटर्न नहीं हुई, फर्स्ट टाइम आप टैक्स ईयर 2023 की कर रहे हैं या 2024 की कर रहे हैं, किसी भी टैक्स ईयर की कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो तब आपने क्या करना है कि ये जो इनफ्लोज वाला कॉलम होगा और ये आउटफ्लोज वाला कॉलम होगा, इस यहाँ तक ये इसमें आपने इंफॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए होगा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस वेल स्टेटमेंट का। ओपनिंग बैलेंस वेल स्टेटमेंट का कहाँ से आ रहा है ये हम चेक करने के लिए इधर हमने लिंक लगाया हुआ था, वो हम चेक करते हैं F2 को प्रेस करके। ये देखिए F60 F कॉलम का नेम है और 60 रो, ये नीचे इधर हाईलाइट भी हो रहा होगा वो सेल। ये देखिए यहाँ पे टोटल एसेट्स, हमें टोटल एसेट्स चाहिए होंगे एज ए ओपनिंग बैल स्टेटमेंट के बैलेंस के तौर पर। तो जब आप फर्स्ट टाइम किसी क्लाइंट की कर रही हो जिसकी फर्स्ट टाइम कोई भी रिटर्न गई ना गई हो, तो आपने जस्ट उसके एसेट्स की डिटेल ऐड करनी है, वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे ओपनिंग वेल्थ का बैलेंस। लेकिन अगर कोई क्लाइंट आपको ऐसा मिलता है जिसकी पहले प्रीवियस ईयर्स की भी रिटर्न गई हुई है, वो नेक्स्ट कंटिन्यू की रिटर्न जो है वो आपसे करवाना चाह रहा है, तो तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे कि उसका जो आईआरएस का पोर्टल होगा, उसने रिटर्न पहले 2 टैक्स ईयर 2022 की सबमिट की होगी, वो आपने ओपन करनी है आईआरएस पे। और वहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे ये इनफ्लोज में इनकम्स की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, आउटफ्लोज में जो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे वो उसने ये डिटेल आ रही होगी, वो आपने वहाँ से पिक करनी है। एसेट्स की डिटेल उसकी सारी आ रही है, वो आपने सेम एज इट वहाँ से पिक करनी है। लाइबिलिटीज़ की और यहाँ इधर रिकन्सिलेशन वाला जो पेज होगा वहाँ से भी डिटेल्स आ रही होगी उसकी, ओपनिंग वेल स्टेटमेंट, ओपनिंग एसेट्स की, करंट एसेट्स की और प्रीवियस ईयर एसेट की, ये सारी डिटेल वहाँ पे आ रही है कि वो आपने एज इट लिख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने ऐड करनी है। लेकिन अभी हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि क्लाइंट ऐसा है जिसकी फ़र्स्ट टाइम रिटर्न जा रही है, पहले कोई भी रिटर्न उसकी नहीं गई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके एसेट्स को जो है यहाँ पे हम लिख लेंगे, उसकी डिटेल लिखेंगे। इधर मैं सिर्फ डमी डाटा जो लिखूँगा, ठीक है, एज ए प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी जस्ट डमी होगी। तो आपने अपने क्लाइंट से जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके करेक्ट ऐड करनी है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास इधर उसका प्लाट है, ये मैंने लिखा हुआ लैंड है, उसके पास एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है 5 कनाल, ठीक है, उसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। और ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है या कोई दूसरी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जो भी है, जब आपने उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपने ये भी पूछना है उससे कि ये किस ईयर में उसने परचेज़ की है। अब ये देखेंगे मैंने फर्स्ट टाइम उसकी रिटर्न जा रही है, मैं ओपनिंग बैलेंस ले रहा हूँ, तो ओपनिंग बैलेंस जो है 2022 का है, तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग लिखी है। इसका मतलब क्या है कि ये उसने प्रॉपर्टी 2022 में परचेज़ की है या उससे किसी प्रीवियस ईयर में परचेज़ किया। हम रिटर्न जो कर रहे हैं अभी 2023 की कर रहे हैं, तो हम ओपनिंग बैलेंस ले रहे हैं। हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो उसकी प्रॉपर्टी है ये उसने 2022 में ली है या किसी
प्रीवियस ईयर में ली है। तो ये मैं आपको बताता हूँ टैक्स ईयर कैसे होता है इसका। फ़र्ज़ कर लें कि ये हम रिटर्न कर रहे हैं टैक्स ईयर 2023 की। तो टैक्स ईयर 2023 कहाँ से स्टार्ट होगा? जुलाई 1 2022 से लेके जून 30 2023 तक ये हमारा टैक्स ईयर बनेगा। आप फ़र्ज़ कर लो कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है अगर उस क्लाइंट ने ली होती, इधर मैं कह देता हूँ अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, किसी में महीने में, दिसंबर 2022 में ली होती, तो तब कहाँ पे ये जानी थी? यहाँ पे देखें हमारा टैक्स ईयर 2023 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जुलाई 21 से। तो प्रॉपर्टी वो कब परचेज़ कर रहा है? दिसंबर में। मतलब कि वो टैक्स ईयर 2023 के दौरान कर रहा है। तो तब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं लिख सकते थे, वो डायरेक्ट इसी ईयर में आनी थी हमारी, ठीक है। लेकिन अभी उसने जो प्रीवियस ईयर्स में परचेज़ की हुई है तो इसलिए हमने इधर स्टार्ट में इसका ओपनिंग बैलेंस ले लिया। उसके बाद अज्यूम हम कर लेते हैं कि उसका एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है या प्लॉट वगैरह है। अच्छा, जब आपने ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो आपने यहाँ पे मैंने ये देखें 5 मरला लिखा हुआ है, प्लॉट नंबर लिखा हुआ है, उसका एड्रेस लिखा, कंप्लीट एड्रेस आपने पूछना है और प्रॉपर्टी कितने मरले की है, कनाल की है, जितनी भी है वो आपने साथ लिखनी है। ये हम अज्यूम कर लेते हैं इतने की है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि उसका बिजनेस इक्विपमेंट नहीं है, नॉन बिजनेस इक्विपमेंट नहीं है, एनिमल में नहीं है, उसका एक बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट जितने भी होंगे वो आपने सारे ऐड करने हैं। बैंक अकाउंट जो है उसका आपने क्लोजिंग बैलेंस लेना है। क्लोजिंग बैलेंस कौन सा लेना है? जो 30 जून पे होगा। तो अभी हम ओपनिंग ले रहे हैं, ये 30 जून पे जो बैलेंस होगा वो कौन सा होगा? 30 जून 2023 का, ये भी हम ओपनिंग ले रहे हैं। तो जब करंट ईयर की करेंगे तो करंट ईयर का जो 30 जून का होगा वो हम लिखेंगे। यहाँ पे अभी फ़र्ज़ कर लो कि हम लिख लेते हैं 1.5 लाख उसका बैलेंस है। उसके बाद ये इसका डेट कोई भी नहीं है, उसके पास एक व्हीकल भी है, गाड़ी है, ठीक है। उसके पास गोल्ड है। अब यहाँ पे गोल्ड, अगर तो वो मैरिड है, ठीक है, तो आप गोल्ड और साथ लिख देंगे बिलोंगिंग टू वाइफ, इस तरह। गोल्ड बिलोंगिंग टू वाइफ। अगर अनमैरिड है तो जस्ट आप गोल्ड लिख देंगे। अगर आप किसी फीमेल की रिटर्न कर रहे हैं तो जस्ट आप गोल्ड लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद हाउस होल्ड इफ़ेक्ट का मैंने आपको बताया था जब हम इसका फॉर्मेट बना रहे थे कि अगर वैल्यू ज़्यादा है हाउस होल्ड्स की, जो घर में आइटम्स होते हैं उनकी, तो आप लिख दें। अगर वैल्यू नहीं है तो कम है तो ना लिखें। सम टाइम लोग ये भी होता है कि वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं, लोग इसको मेंशन नहीं करते। तो ये वाला जो हाउस होल्ड इफ़ेक्ट का है ये कंपलसरी नहीं है कि आपने मेंशन करना ही करना है, ये आपकी मर्ज़ी, आप कर दें ठीक है, नहीं करना तो तब भी आपकी मर्ज़ी है। ये भी हम नहीं करने, पर्सनल आइटम है, ये करने हो तो कर सकते हैं आप, अगर नहीं करने तो ना करें। पर्सनल आइटम क्या है कि जिसकी रिटर्न हो रही है उसके पास उसके पर्सनल आइटम्स क्या हैं, जैसे कोई मोबाइल है उसके पास, या फिर उसका कोई लैपटॉप है, पीसी है उसके पास कुछ पर्सनल यूज़ के लिए, तो अगर उनकी वैल्यू ज़्यादा तो आप लिख सकते हैं। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसके पास नहीं है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है कैश का, कैश नॉन बिजनेस। ये वाला जो कॉलम है ये जब आप रिटर्न कर रहे होंगे करंट ईयर की तब आपने ये वाला कॉलम एम्प्टी छोड़ना है। जब पहले आप सारी रिटर्न कंप्लीट करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन करेंगे, जब आपकी नीचे अमाउंट रिकनसाइल हो रही होगी तब वहाँ पे जो भी डिफरेंस होगा उसके हिसाब से आपने यहाँ पे कैश लिखना है। ये वाला जो होता है ना कैश वाला कॉलम या सेल होता है, यहाँ पे हम जो है इसको एम्प्टी इसलिए छोड़ते हैं कि हमने अपनी रिटर्न को रिकनसाइल करना है। इस सेल को जो हम ना मोस्टली इस आइटम को, इस हेडिंग को हम अपनी रिटर्न को रिकनसाइल करने के लिए लास्ट में लेके जाते हैं। तो अभी हम ओपनिंग बैलेंस ले रहे हैं तो हम लिख लेते हैं इसका बैलेंस। उसके बाद अगर जिसका कोई भी एनी एसेट कोई भी नहीं है, अब ये देखेंगे टोटल एसेट इसके कितने आ गए हैं। इनसाइड पाकिस्तान, आउटसाइड इसका कोई एसेट नहीं है, टोटल एसेट इसके कितने आ गए हैं, ये वाले। यही बैलेंस जो है इसका ओपनिंग बैलेंस आ गया करंट ईयर में, ठीक है। हमें करंट ईयर की हम रिटर्न कर रहे हैं 2023 की, तो हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए था। वो प्रीवियस ईयर के जो एसेट्स थे टोटल उसका बैलेंस यहाँ पे आ गया, ये हमने लिंक लगाया हुआ था, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं करंट ईयर की रिटर्न।
तो अभी सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं सैलरी की। उसके बाद इसका हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी जो इसकी इनकम है वो फिक्स में नहीं है, कोई भी एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है, ना इसको कोई रेमिटेंस आई है, ना इनहेरिटेंस है, गिफ्ट वगैरह कोई भी चीज़ नहीं है, जस्ट उसकी सैलरी इनकम है। अगर कोई चीज़ हो तो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। आगे आ जाते हैं इसके ये आउटफ्लोज़ वाले में। आउटफ्लोज़ में यहाँ पे ये आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर ये जो इसके एक्सपेंसेस हैं, अब पहला हेड जो है रेट्स टैक्सेस वाला जो है, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपने अपने किसी क्लाइंट की रिटर्न करनी है तो आपने देखना है कि उसके विद होल्डिंग टैक्स कोई पे हुए हैं। ये मैंने जब हम उसकी डिस्कस कर रहे थे कि आपने अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, कौन कौन सी ज़रूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो तब मैंने आपको ये चीज़ डिटेल से बताई थी। वो वीडियो आप जो है यूट्यूब पे अपलोड हुई है, वो भी आप देख लें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। उसके बाद ये वाली जो है इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से चेक करनी है रिटर्न करनी, जब आप इसकी रिटर्न की वर्किंग कर रहे होंगे एक्सेल के ऊपर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कहाँ से चेक करनी है। आप जाएंगे FPR की वेबसाइट पे, यहाँ पे एक टैब आ रहा है FPR मालूमात, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका ID पासवर्ड लगा के करेंगे तो ये आपकी उसकी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। या फिर दूसरा मेथड ये है कि जब आप यहाँ पे इनकम टैक्स पे क्लिक करके इसका लॉगिन करेंगे ID पासवर्ड लगा के, तो यहाँ पे अंदर भी एक टैब बना हुआ है FPR मालूमात का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे पेमेंट्स एंड विद होल्डिंग का एक सेक्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स आ रही होगी करंट ईयर की। ये देखें टैक्स ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पे 2023 भी आ रहा है, 2029 भी आ रहा है। तो जिस टैक्स ईयर की आप रिटर्न कर रहे होंगे उसकी ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी वो आपने पिक कर लेनी है। डिफरेंट हेड्स की अगर आ रही हैं तो डिफरेंट हेड्स की अलग-अलग आपने लिख के रख लेनी है वर्किंग। अब ये देखें कि यहाँ पे टैक्स अमाउंट अगर फ़र्ज़ कर लो कि ये आ रही है, तो ये टैक्स अमाउंट 1000 आ रही है, तो ये मैं कहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ पे मैं 1000 लिखूँगा। लेकिन ये 1000 किस चीज़ का है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का है, ATL चालान उसने पे किया हुआ है, तो ये हम नहीं ले सकते। वैसे अगर कोई विद होल्डिंग टैक्स हुआ है, उसने कोई चीज़ परचेज़ की है उसके ऊपर, या उसके अलावा और कोई चीज़ उसने परचेज़ किया, कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही होगी तो वो आपने पिक करनी है। आप फर्ज़ कर लें कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे उसका कोई भी टैक्स नहीं है। व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस अगर उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हों तो वो लिख दे, ट्रैवलिंग के अगर ज़्यादा हैं तो वो लिख लेते, फर्ज़ कर लो कि हम लिख लेते हैं। अब ये यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, अगर वो उसके एक्सपेंसेस मंथली ज़्यादा हैं, एनुअल ज़्यादा बन रहे हैं, मतलब कि लाख 1.5 लाख 2 लाख बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप ये सेपरेट लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये जो है ना एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस और टेलीफोन के, इनको हम क्लब कर सकते हैं किस में, ये जो आ रहा है अदर पर्सनल एक्सपेंसेस या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इनमें हम लिख देते हैं। उसके बाद उसकी अगर मेडिकल के एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं पूरे साल में, वो आप लिख लें। एजुकेशन के उसके हुए हैं या उसके बच्चों के हुए हैं, क्लब की फ़ीस है या फंक्शन गैदरिंग पे या डोनेशन ज़कात वगैरह उसने पे की है, तो आप लिख सकते हैं। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो है ना वो हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि उसके घर के साल के कितने भी एक्सपेंसेस हैं, उसमें यूटिलिटी एक्सपेंसेस भी सारे आ जाते हैं। उसके बाकी माइनर एक्सपेंसेस जिसमें ये जो व्हीकल की हैं, ट्रैवलिंग वगैरह की हैं, छोटे मोटे ये एक्सपेंसेस भी हम क्लब करके एक ही जगह पे लिख लेते हैं। अगर ट्रैवलिंग के उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, लोकल भी हैं और उसने कोई फ़ॉरेन टूर भी किया, उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो फिर वो यहाँ पे लिख ले। अगर नॉर्मल हो तो फिर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, हम जस्ट यहाँ पे एक ही जगह पे लिख लेते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे, हम उसके फ़र्ज़ कर लो के एक्सपेंसेस लिख लेते हैं, ये उसके एनुअल एक्सपेंसेस हुए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि रिटर्न हम उसकी कर रहे हैं, पिछले साल उसका जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी सेम इसी साल वही है कि क्योंकि चेंज नहीं हुई, चेंज होनी भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी सेम ये वाली पिछले साल थी, सेम नेक्स्ट ईयर भी आ जाएगी। बैंक अकाउंट हमने लिखा था प्रीवियस ईयर कि उसका 30 जून को 2022 को उसका जो बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस था, वो जब आप बैंक स्टेटमेंट अपने क्लाइंट से लेंगे तो वो सबसे एंड पे नीचे आ रहा होता है क्लोजिंग बैलेंस, वो आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद
गाड़ी की उसकी वैल्यू आ रही थी, गाड़ी की वैल्यू सेम आ जाएगी, उसके पास गोल्ड था, गोल्ड की वैल्यू सेम आ जाएगी। अब ये जो कैश वाला कॉलम है ये आपने अभी फिल नहीं करना, इसको हम नेक्स्ट एंड पे लेके जाएंगे, जब हम लास्ट सारी वर्किंग कर लेंगे उसके बाद इस कॉलम को हम देखेंगे, इसके ज़रिए हमने रिकनसाइल करना है रिटर्न को। उसके बाद हम कंसीडर करते हैं कि इसका कोई भी आउटसाइड पाकिस्तान जो एसेट नहीं है, इसकी कोई लाइबिलिटी वगैरह भी नहीं है। लाइबिलिटी जो होगी, अगर उसने कोई लोन वगैरह दिया होगा किसी फ्रेंड को या अपने ब्लड रिलेशन में से किसी को, तो आप लिख सकते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि लोन अगर फ्रेंड को दिया तो आप लिख देंगे लोन टू फ्रेंड, ठीक है। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम कंसीडर कर रहे हैं उसका कोई लोन नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें वैल्यू जो उसकी माइनस में आ रही है, ठीक है, ये 692030, ये इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है, रिकनसाइल नहीं है। रिकनसाइल आपकी रिटर्न कब होगी, जब यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो रिकनसाइल करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू नीचे आ रही है ना कम, इसको हम अपने कैश के तौर पे लिख देंगे कि हमारे पास कैश इन हैंड इतना पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं वैल्यू जो है 692030। अभी हमने वो वैल्यू सेम इधर लिख ली है, ये देखिए नीचे रिकनसाइल हो गया, ज़ीरो आ गया, मतलब कि आपकी रिटर्न रिकनसाइल हो गई है। इसको अब हम एफबीआर का जो पोर्टल है वहाँ पे सेम ये वैल्यू यहाँ से पिक करके वहाँ पे हम लिख सकते हैं और अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। अब एक केस और भी आ जाता है यहाँ पे, अभी आपने देखा था कि वैल्यू कम आ रही है तो हमने उसको इधर अपना कैश लिख लिया था, तो वो हमारी रिटर्न रिकनसाइल हो गई। अगर फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये केस भी हो सकता है कि वैल्यू नीचे ज़्यादा आ जाए, ठीक है। अब ये देखें पहले कम आ रही थी, माइनस में आ रही थी, अब प्लस में वैल्यू आ रही है। तो अब इस तरह का अगर कोई केस आ जाए, थोड़ी बहुत ही अमाउंट हो, तो आप इसको कैसे रिकनसाइल करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे 307970, ठीक है। ये देखें रिकनसाइल हो गई। अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर करता हूँ कि जब हमने फॉर्मेट बनाया था ना, उस वीडियो में मैंने यहाँ पे जो लिंक लगाया था करंट इसका नेट करंट एसेट्स का, तो वो लिंक लगा हुआ था टोटल एसेट्स का, इस कॉलम का। तो जब आप लाइबिलिटीज़ वाला सेक्शन भी ऐड कर रहे होंगे तो तब आपने यहाँ पे जो करंट एसेट्स का होगा वो आपने लगाना है नेट एसेट्स का, ये लिंक लगाना। नेट एसेट्स मैंने कैसे निकाले हुए हैं, नेट एसेट्स जो ये जो टोटल एसेट्स का कॉलम आ रहा था उसमें से मैंने टोटल लाइबिलिटीज़ को लेस किया, हमारा नेट एसेट्स आ गया, और नेट एसेट्स का लिंक मैंने इधर लगा दिया नेट करंट एसेट्स में, तो आपकी ये रिकनसाइल होगी। अभी मैंने दोनों केसेस आपको बता दिए हैं, तो माइनस में वैल्यू जा रही हो या प्लस में आ रही हो तो आपने उसको कैसे रिकनसाइल करना है। तो अभी हमने ये वर्किंग कर ली है, ये हमारी कंप्लीट हो गई है वर्किंग, और हमारी रिटर्न भी रिकनसाइल हो गई है। तो इसको अभी हम चलते हैं आयरस पे, वहाँ पे जाके इसको फिल करते हैं वैल्यूज़ को और देखते हैं कि हम प्रोफेशनली जो है टैक्स रिटर्न कैसे करते हैं और सबमिट कैसे करते हैं। जब भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न करनी हो अपने क्लाइंट की, तो सबसे पहले आपने रिटर्न करने के लिए यहाँ पे आना है, ये डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन पे आप जाएंगे, यहाँ पे सेकंड नंबर पे रिटर्न्स स्टेटमेंट्स लिखा हुआ, ओरिजिनल आगे लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सेंटर में आ रहा है नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी कंपनी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे टैक्स पीरियड को आप सेलेक्ट करेंगे, ये टैक्स पीरियड आ रहा है जो मैंने आपको बताया था 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नोटिस टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द सेम पीरियड हैज़ बीन इशूड बाय द टैक्स ऑफिसर एंड इज़ अवेलेबल इन योर इनबॉक्स फोल्डर, प्लीज़ रिप्लाई टू द नोटिस फॉर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा अभी मैं आपको ये बता दूं कि अगर उसकी रिटर्न उसने अभी ओपन हुई है लेट, जो है उसकी रिटर्न सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो नहीं गुजरी, टाइम है अभी, तो यहाँ से सीधी सिंपली आप जो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रिटर्न ओपन हो जाएगी। अब ये है कि इस क्लाइंट का जो है टाइम गुजर चुका है, रिटर्न सबमिट करने का लेट हो चुका है, इसने अपनी रिटर्न नहीं की, तो एफबीआर की तरफ से एक नोटिस आया हुआ है कि इसका जो है ना रिटर्न ओपन की गई है। नोटिस जो है वो आप देखें उसको, तो उसके मुताबिक आप इसकी रिटर्न करें। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ वो क्या कह रहा था, कहाँ पे पड़ी हुई है, इनबॉक्स फोल्डर में।
अभी हम जाते हैं इनबॉक्स में। ये इनबॉक्स है एफबीआर की तरफ से, यहाँ पे आई होगी। ये पहला डिक्लेरेशन वाला जो सेक्शन है उस पे आएंगे। यहाँ पे ये देखें 144 का जो नोटिस आया हुआ है, नोटिस टू फाइल रिटर्न ऑफ द इनकम टैक्स फॉर द कंप्लीट ईयर। वो टैक्स ऑफिसर जो है उसने नोटिस इशू किया कि आपकी इस साल की रिटर्न सबमिट नहीं हुई, आप इसको सबमिट करें। तो इसको अभी हम ओपन कर लेंगे। ये आइकन पे क्लिक करेंगे, हमारी रिटर्न ओपन हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे वो उसने नोटिस भी दिया हुआ है, ठीक है, कि आप अपनी रिटर्न को ओपन करें। हम बैक जाते हैं, ये एरो पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से चेक करेंगे, वो यहाँ पे वो टास्क उसने दिए हुए हैं, टास्क आईडी ये लिखी हुई है। अब यहाँ पे ये देखें 144 रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड ऑन नोटिस फॉर कंप्लीट ईयर। अभी हमने कौन सी करनी है, कंप्लीट ईयर की करनी होती है। नॉर्मली हम रिटर्न करते हैं कंप्लीट ईयर की। तो ये उसने टास्क दिया कि आप इसको ओपन करके अपने रिटर्न कर लें। या एक और उसने दिया हुआ है टास्क 144(1) का सब सेक्शन उसका 1 है। वो कह रहा है रिटर्न फॉर इंडिविजुअल एओपी हैविंग टर्नओवर अप टू 50 मिलियन फाइल्ड ऑन नोटिस। फिर उसके बाद ये भी हैं, टर्नओवर टू 50 मिलियन का है। फिर हैविंग टर्नओवर लेस दैन 10 मिलियन है। फिर उसके बाद ये नीचे भी है सिंप्लीफाई, दूसरी ऑप्शंस उसने दिए हुए हैं। लेकिन अभी हमने सिर्फ सिंपल रिटर्न करनी हुई है कंप्लीट ईयर की। नॉर्मल रिटर्न जो है वो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, हमारी रिटर्न ओपन हो जाएगी। ये देखिए हमारी रिटर्न ओपन हो चुकी है। तो अभी हम रिटर्न करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अभी ये जब आप नॉर्मल रिटर्न करेंगे तो इस तरह का फॉर्मेट जो है थोड़ा सा चेंज होगा फॉर्मेट। अभी ये नोटिस के ज़रिए है तो थोड़ा सा फॉर्मेट जो ओल्ड फॉर्मेट चल रहा था ये वही ओपन हो गया, लेकिन उसमें कोई इशू नहीं है, जस्ट उसका थीम ही चेंज हुआ है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो अभी हम अपनी एक्सेल को साथ ओपन कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले सैलरी की इंफॉर्मेशन है, ये हम फिल करेंगे। सैलरी की इंफॉर्मेशन, ये सैलरी एम्प्लॉयमेंट के नीचे सेक्शन आ रहा है, सैलरी पे क्लिक करेंगे, वो हमारा टैब ओपन हुआ है। यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी के नीचे लिखा हुआ पे वेजेस एंड अदर रिम्यूनरेशंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ये देखिए कि नीचे और भी चीज़ें आ रही हैं, अलाउंसेस आ रहा है, एक्सपेंडिचर आ रहा है, और भी वैल्यूज़ आ रही हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगी, आपको कैसे पता चलेगा ये चीज़ें क्या हैं, इनकी ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं, ये आपको तब पता चलेगा जब आपकी टैक्स के ऊपर ग्रिप होगी। तो जो मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने पूरे कोर्स की डिटेल बताई थी कि इस टैक्स का जो फ्री कोर्स है इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें करेंगे, उसमें मैंने आपको 2 बुक्स भी रिकमेंड की थी। वो यूट्यूब पे चैनल पे जो है वीडियो मौजूद है, आप सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें। और वहाँ पे जो आपको 2 बुक्स जो मैंने रिकमेंड की हैं वो आप चेक कर सकते हैं, उनको परचेज़ करें। वो इंतहाई इजी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, आप एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसमें एग्जांपल्स भी काफ़ी ज़्यादा दी हुई हैं, जो देख के आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो अभी हम चलते हैं, इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। ये आपने इन्फॉर्मेशन ऐड की है, इधर आपने कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। ये इन्फॉर्मेशन इधर ऐड हो गई है। उसके बाद हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है, आउटफ्लोज़ की। ये आउटफ्लोज़ की आपको पता है ना कहाँ से हमने ये सारी वैल्यूज़ ली हैं। इसको हम कॉपी करते हैं। सबसे पहले जाते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस पे। ये जब फॉर्मेट हमने रेडी किया था तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। पर्सनल एक्सपेंसेस पे क्या हमारा हेड इधर, अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये वाली वैल्यू आ रही है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ये इनमें से जितनी भी वैल्यूज़ कोई भी आ रही होगी तो वो आप उसके सामने लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऐड हो जाएगी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं एसेट्स की डिटेल, अभी हमने ऐड करनी है। ये पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज़ पे क्लिक करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन इसकी पहले से आ रही है क्लाइंट की, ये मैं इसको एक दफ़ा डिलीट करता हूँ ताकि आपको समझ सारी आ जाए। ये देखें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले जब ऐड करेंगे ऐसे रिटर्न होगी तो सबसे पहले हमारे पास एग्रीकल्चरल है, इसकी हम सबसे पहले नरेशन लिखेंगे। एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के जाएंगे लाइन में, ये प्लस का साइन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इसकी डिटेल देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखें वैल्यूज़ के लिए सेल खाली हो चुका है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को लिख देंगे, कैलकुलेट करेंगे, इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगली भी हम कर लेते हैं। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है।
ये देखिए नीचे आ रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एड्रेस देंगे, इसके आगे इसकी वैल्यू हमने लिखनी है। उसके बाद बैंक अकाउंट, यहाँ पे ये देखें इन्वेस्टमेंट वाले में अकाउंट आ रहा है ना हमारा। ये फॉर्मेट रेडी करते वक्त मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद इसकी व्हीकल, ये मोटर व्हीकल वाला आ रहा है। ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से ऐड करनी है, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। अभी हमने कैश जो है ना वो रिमूव किया था, अभी इधर हम कैश कर लेते हैं थोड़ा सा ऐड। ठीक है, अभी हमारी सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, इसको चेंज कर लेता हूँ। ये कैश आ रहे हैं, ये कैश आ रहा है नॉन बिजनेस। ठीक है, इसके आगे हम लिखेंगे, जब ये देखें कि जो भी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आ रही है ये सेम वही सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये मैं फॉर्मेट जब आपको रेडी करवाया था, ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ से ली थी, तो वो आप वीडियो एक दफ़ा देख लें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो। उसके बाद हमारा जो लाइबिलिटी वाला है सेक्शन वो हम ऐड कर लेते हैं। ये नीचे देखें क्रेडिट वाले में, ये वाले इसके आगे हम लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि मैंने ये क्रेडिटर के आगे इसका CNS ही आपने लिखना है, या उसका NTN वगैरह जो भी रजिस्ट्रेशन होगी वो लिखनी है, नीचे उसका लिखना है, डिटेल लिखनी है। लेकिन अभी हम CNS से नहीं लिख रहे, तो ये मैं यही लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू जो भी होगी वो हम लिख देते हैं। कैलकुलेट मैं करता हूँ। अभी यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है टोटल एसेट्स कितने आ रहे थे, सेम ये वाली वैल्यू आ रही है। यहाँ पे देखें टोटल एसेट्स की सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमारी यहाँ पे नेट एसेट्स की वैल्यू देखें क्या आ रही है, ये वाली। ठीक है, ये नेट एसेट्स देखें नीचे सेम यही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही ऐड हुई है। अभी हमारा लास्ट जो पार्ट बचता है वो है रिकनसाइल्ड अमाउंट वाला, वो उसके लिए हम जाएंगे नीचे रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि नेट एसेट्स करंट ईयर कितने हैं हमारे, सेम वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, सेम वैल्यू आ रही है। नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर, ठीक है, सेम वैल्यू इधर आनी चाहिए नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर के। लेकिन इधर चेंज क्यों आ रही है, वो चेंज इसलिए आ रही है कि इस क्लाइंट की जो प्रीवियस ईयर की रिटर्न हुई है वो सेम वहीं से पिक कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम अगर लिखेंगे, ये देखो मैं इधर लिख भी देता हूँ, जब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रीवियस रिटर्न इसकी सबमिट हुई है वहाँ से पिक करेगा। अगर इसकी प्रीवियस रिटर्न कोई भी ना गई हुई थी तो हम ये वाली जो अपनी इन्फॉर्मेशन हमने अभी लिखी हुई है सेम हम वहाँ पे लिख लेते। अभी ये देखें मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वो प्रीवियस ईयर की सेम वैल्यूज़ को उठाता है।
तो उसके बाद इंक्रीज़ डिक्रीज़ आप यहाँ से मैच करेंगे। उसके बाद जो है आउटफ्लोज़ का जो है वो यहाँ पे आ रहा होगा, इसका टोटल ये आउटफ्लोज़ का आ गया, ठीक है। अब जो पार्ट बचता है वो है सबसे पहले जो आपकी जो इनकम होगी। इनकम आपने देखनी है कि वो किस कैटेगरी में फ़ॉल करती है, वो नॉर्मल टैक्स रजीम में है, फिक्स में है या फाइनल में है, किस में फ़ॉल करती है। हमारी सैलरी जो है वो नॉर्मल में करती है। ये आपको कैसे पता होगा? ये आपको पता होगा जब आपकी ग्रिप होगी टैक्स के ऊपर, ठीक है। जब आप जो मैंने आपको बुक्स रिकमेंड की हैं वहाँ पे जो आप सैलरी वाला जो चैप्टर है वो वहाँ पे जाके पढ़ेंगे तो वो आपसे आपको पता चलेगा सैलरी किस हेड में फॉल करती है, नॉर्मल में फॉल करती है। तो ये हम इधर लिखेंगे इनकम डिक्लेयर्ड। जो हमने इनकम डिक्लेयर की है, कौन सा डिक्लेयर की है हमने? सैलरी इनकम डिक्लेयर की है। एज़ पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, ये हम लिख देंगे यहाँ पे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये हमारी यहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए। ज़ीरो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे ये प्रीवियस एसेट्स मैच नहीं कर रहे। प्रीवियस एसेट ये मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू प्रीवियस रिटर्न की पिक कर रहे हैं। तो जब हमारी ये हम अपनी रिटर्न वाली लिखेंगे वैल्यू, तो सेम हमारी यहाँ पे जैसे ज़ीरो आ रहा है रिकन्सिलेशन में, तो इधर भी हमारा ज़ीरो आएगा। हमारी रिटर्न सब बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद जो है हमने अपनी रिटर्न में सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली है, सारी करेक्ट हो गई है। रिकनसाइल भी जब आपकी रिटर्न हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है सबमिट करने का, उससे पहले आपने यहाँ पे दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है। एक आपने जाना है एट्रीब्यूट सेक्शन में। एट्रीब्यूट सेक्शन में जाके अगर तो आपके एनटीएन के ऊपर बिज़नेस ऐड है तो आपने ये जो बिज़नेस सेक्टर वाला है इसके ऊपर आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका जो बिज़नेस है जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, जो भी एक्टिविटी आपने सेलेक्ट की है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक ये ऑप्शन है। अगर आप वो नहीं करना चाह रहे तो जस्ट आप इधर लिखें OTH अदर्स लिखें, सर्च करें, ये आ रहा है अदर्स, इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो आपने चीज़ यहाँ पे बतानी है वो रेजिडेंस स्टेटस बनाना है। ये लोकल है, ये पाकिस्तान में रहता है, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे रेजिडेंट। अगर वो पाकिस्तानी है लेकिन वो बाहर किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा है तो यहाँ पे आप नॉन रेजिडेंट कर देंगे। अगर वो पाकिस्तान में मौजूद है तो रेजिडेंट कर देंगे, ठीक है। पाकिस्तान में मौजूदा रेजिडेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपने वेरिफिकेशन पे जाना है। यहाँ पे आपके पास जो पिन आई होगी वो आपने ऐड करनी है। अगर आपकी पिन भूल गई है तो वो मैंने आपको जब हम बिज़नेस ऐड कर रहे थे या प्रोफाइल जो है इसकी टैक्स पेयर की वो हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो मैंने आपको तब बताया था कि आप अगर पिन भूल भी जाते हैं या आपसे गुम हो जाती है तो आप दोबारा न्यू जनरेट कर सकते हैं। वो पिन आपने करनी है, वेरीफाई पे क्लिक करना है, सेव करना है, तो जाके आपने अपनी रिटर्न सबमिट करनी है। लेकिन इधर एक चीज़ और रहती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि विद होल्डिंग टैक्स जो है उसके अगर कोई हैं वो आपने कहाँ पे जाना है, एडजस्टेबल में जो आ रहे होंगे वो एडजस्टेबल में हम लिखेंगे, जो फिक्स एंड फाइनल में आ रहे होंगे वो यहाँ पे हम लिखेंगे। आप फ़र्ज़ कर लो कि इसकी सैलरी की इनकम हम ऐड की है, अगर इसकी सैलरी की जो इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स डिडक्ट हुआ होता तो वो हम कहाँ पे लिखते? ये यहाँ पे आ रहा है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149। ये हेड कौन सा है सैलरी वाला? ये 149 सेक्शन में आता है। तो वो हम यहाँ पे उसकी सैलरी की अमाउंट लिखते। फ़र्ज़ कर लो 6 लाख पे वैसे होता नहीं है इनकम, जो है 6 लाख तक एग्जाम्प्ट है। तो अगर फ़र्ज़ कर लो कि इसके ऊपर अगर है टैक्स तो हम यहाँ पे सैलरी की अमाउंट लिखते और साथ जो है उसके ऊपर अगर फ़र्ज़ कर लो कि 1500 का टैक्स है, ये 15,000 का टैक्स है, तो वो हम यहाँ पे लिखते, कैलकुलेट करते, इधर वो वैल्यू से ऐड हो जाती, तो हम सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है रिटर्न को सबमिट करने से पहले आपने यहाँ पे कंपटीशंस पे आना है। यहाँ पे आके देखना है कि उसका कोई टैक्स बन रहा है या नहीं। अगर तो उसका कोई टैक्स बन रहा होगा तो आप रिटर्न सबमिट कर ही नहीं सकते हो। ये पोर्टल आपको रिटर्न सबमिट करने नहीं देगा जब तक आप उसका चालान क्रिएट करके पे नहीं करेंगे, ठीक है। अगर उसका नहीं बन रहा होगा तो यहाँ पे या तो 0 आ रहा होगा, कुछ भी नहीं आ रहा होगा। अगर फ़र्ज़ करें उसका टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हुआ है, जैसे कि अभी इस केस में है कि इसका विद होल्डिंग इनकम टैक्स जो है वो 15,000 का आ रहा था, ठीक है। बनता कुछ भी नहीं था लेकिन इसका हमने टैक्स ऑलरेडी जमा करवाया हुआ है। या इसका अगर फ़र्ज़ कर लो कि 5 बनता था इसका, हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि इसका टैक्स जो है ना 20,000 बनता था,
अगर उसने 15,000 जमा करवाया तो यहाँ पे 5,000 आ रहा होता विद होल्डिंग में। विद होल्डिंग इसका 5,000 उसका 5,000 टैक्स बनता होता, लेकिन उसने 20,000 जमा करवाया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि विद होल्डिंग में इसका 20,000 आ रहा होता है और यहाँ पे रिफंड में भी उसका 15,000 आ रहा था कि 5,000 जो उसका बनता था वो उसमें से डिडक्ट हो गया। अब इसका देख लेंगे 15,000 रिफंड आ रहा है। अगर उसका टैक्स बन रहा होता है तो वो यहाँ पे एडमिटेड इनकम टैक्स में इसके आगे लिखा आ रहा होता है। यहाँ पे जब आप उसका चालान पे करते हैं तो वो अमाउंट यहाँ पे आ जाती, तो फिर उसके बाद आप अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते थे। तो ये कंप्लीट जो प्रोसीजर है अभी हमने डिस्कस किया है कि कैसे आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है क्लाइंट से, उसके बाद आपने एक्सेल के ऊपर जो फॉर्मेट है सारी इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड करनी है, उसको रिकनसाइल कैसे करना है, और उसके बाद आपने पोर्टल के ऊपर की सारी चीज़ें कैसे फिल करनी है। ये तरीक़ेकार है इनकम टैक्स रिटर्न करने का। ये आप भी कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल की भी कर सकते हैं। अगर आप टैक्स सर्विसेज दे रहे हैं, पार्ट टाइम दे रहे हैं, या एज ए फ्रीलांसर हैं, एडवोकेट हैं, या टैक्स जो है कंसल्टेंट की प्रैक्टिस अभी आपने स्टार्ट की है, आप किसी भी फील्ड से हैं, अकाउंट्स की फील्ड से हैं या किसी और फील्ड से हैं, आप ये काम करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं 1 to 1, सारी चीज़ें जो हैं स्टेप वाइज हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आप इस तरह ये काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही था। इंशाल्लाह मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। कोई भी आपकी क्यूरीज हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछनी है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।